student. Today I will explain Alzheimer disease. So what is Alzheimer disease? जैसे हमने पहले पढ़ा था अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज में क्या हो रहा था, वो भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ हो रही थी। यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी न्यूरो डिजेनरेशन होगा, मतलब न्यूरॉन्स का ही डेथ होगी, बट यहाँ पे कोई भी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की नहीं डेथ हुई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कोई ऐसा स्पेसिफिक न्यूरॉन्स नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी को डैमेज कर रहा हो। इसमें आपका ओल्ड एज रिलेटेड डिसीज़ है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करेगी, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। मतलब न्यूरॉन्स का कहीं ना कहीं डेथ हो रहा है। और इसमें जैसे वहाँ पे क्या था, डोपामीन का स्पेसिफिकली जो है सिर्फ और सिर्फ डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन है उनकी डेथ हो रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो अल्जाइमर डिसीज़ है ये प्रोमिनेंटली देखा गया है ओल्ड एज पेशेंट को, और इसकी एक सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर्स है डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी और थिंकिंग पावर, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, वो एकदम ख़त्म हो जाती है, एकदम कम हो जाती है। पेशेंट अचानक से जो भी होगा, पेशेंट अचानक से ठीक रहेगा, अचानक से क्या होगा, हो सकता है वो सब कुछ भूल जाए, अपना नाम भूल जाए, अपना घर का एड्रेस भूल जाए। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में, डिफरेंट मूवीज़ में। इसमें सिंपली होता क्या है, जो ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ब्रेन का, एक ये नॉर्मल स्ट्रक्चर एक तरीके से दिखाया गया है जो प्लांट के जरिए। यहाँ पे क्या है, ग्रीन है, जो लीव देख रहे हैं आप, कंप्लीट है, मतलब कि जैसे जो यंग्स होते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं एकदम हेल्दी होते हैं, बट धीरे धीरे जैसे हमें जो है एज प्रोग्रेस करती है, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे लिटिल बिट जो एलोइस स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्ट्रक्चर कम हो रही हैं पत्तियाँ, मतलब कहीं ना कहीं न्यूरॉन धीरे धीरे डेथ हो रहे हैं। फिर आगे स्टेज जो फर्दर प्रोसीड होती है, इसमें क्या होता है, एकदम ख़त्म होने वाली स्टेज होती है। तो हम इसका मतलब ये है कि न्यूरॉन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे न्यूरॉन सेल की डेथ होती है, और न्यूरॉन जब डेथ होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी हमारा थिंकिंग पावर, कोई चीज़ समझने की पावर, या कोई मैसेज कन्वे एक ऑर्गन से या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसफ़र होता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अल्जाइमर में जब न्यूरॉन सेल की डेथ होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, एट्रोफी ऑफ ब्रेन सेल, मतलब जो ब्रेन है, आपके ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनमें क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएंगी, एट्रोफी हो जाएगा। आपको पहले पढ़ा है एट्रोफी में क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएंगी। और इसमें ये देखा गया कि जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं कहीं ना कहीं वो भी डेथ होते हैं कोलिनर्जिक, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन है, ACH जिसको हम बोलते हैं, ACH एसिटाइल कोलिन की डिफिशिएंसी हो जाती है। सो हमने देखा अल्जाइमर डिसीज़ क्या है। अल्जाइमर डिसीज़ इज़ ए न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस, हाउ ए डिसीज़ अल्जाइमर डिसीज़ डेवलप्ड, कैसे 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 जो है अल्जाइमर डिसीज़ हमारी बॉडी में डेवलप्ड होती है। अल्जाइमर डिसीज़ पर्टिकुलरली कोई एक रीजन से नहीं होती है, इसमें कई सारी थेरीज़, कई सारे साइंटिस्ट ने दी है। किसी भी पेशेंट को कोई भी हो सकता है, या इन सभी में से कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले दी गई है बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन एग्रीगेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका बीटा एमिलॉइड प्रोटीन है, ये हमें बॉडी के लिए इसेंशियल, अभी मैं आगे बताऊंगा। ये कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होने लगेगा, जिसकी वजह से प्लेग फॉर्मेशन होगा। ये देख रहे हैं, ये प्लेग फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं प्लेग, जो एक क्लस्टर फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स को क्या होते हैं, आपस में मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो एक ये थेरी है। इसके बाद दूसरा है हाइपर फॉस्फोराइलेशन ऑफ टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन हमें बॉडी के लिए, ये भी हमें ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ रोल है, लेकिन जब इसका हाइपर फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब फॉस्फोरस ग्रुप जो है वो बहुत तेज़ी से ऐड होता है, बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करता है, एक नया मॉलिक्यूल या एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, NFT। ये न्यूरो ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ टैंगल फॉर्म हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। फिर तीसरा है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, कि अगर ये जो है आपकी बॉडी में एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन या न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल अगर फॉर्म होगा, कहीं ना कहीं क्लस्टर होगा, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे जो स्टेज आएगी, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन जब होगा तो वहाँ अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डेथ होगी, न्यूरॉन्स की डेथ होगी।
फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रिलीज हो रहे हैं आपकी बॉडी में, तो अल्टीमेटली जो है यहाँ भी सेल डेथ होगी, न्यूरॉन सेल डेथ होगी। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तभी होगा जब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो रही है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को कम करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी नॉर्मल रहती है। लेकिन जब हमें बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की लेवल कम होता है, अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली वो क्या करेगा? न्यूरॉन सेल या कोई भी सेल है उसकी डेथ कॉज करेगा। तो अब हम एक एक को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले एमोलॉइड कास्केड हाइपोथेसिस, जो ये इन्होंने एक साइंटिस्ट ने दिया है। इसमें एमोलॉइड जो प्रिकर्सर प्रोटीन है APP जिसको बोलते हैं एमोलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ये जो है कहीं ना कहीं एक्युमुलेट होगा। एक्युमुलेट होने के बाद एक क्लस्टर फॉर्म करेगा। जो है कैस्केड मीन होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट। मैंने पहले भी बताया है कि जो है क्लास में आपको, कैस्केड मतलब कोई भी इवेंट अगर बार बार हो रही हैं तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एमोलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो अल्टीमेटली सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। तो प्रिकर्सर मतलब होता है कोई एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट ए है, एक ये प्रोडक्ट है, ये कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्रिकर्सर। एग्जांपल अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें, जैसे घरों में हम शुगर यूज करते हैं, जैगरी गुड़ यूज करते हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इसका प्रिकर्सर है शुगर केन, गन्ना। ये जो है इससे हमको प्रोड्यूस होता है। तो शुगर केन जो है, जो गन्ना हम खेतों में उगाते हैं, किसान उगाता है, तो ये क्या है? एक प्रिकर्सर है। किसका प्रिकर्सर है? इससे हम शुगर प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैगरी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी तरह क्या है? एमोलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन ये क्या करता है? बीटा एमोलॉइड प्रोड्यूस होता है। अब एमोलॉइड प्रोटीन है क्या? उसका रोल क्या है? क्यों ब्रेन में हमें प्रोड्यूस होता है? इसका सिंपल सा फंक्शन ये है, हमें बॉडी में ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है, मेटाबोलाइज होता है। लेकिन जब ये क्या होता है, मेटाबोलाइज प्रॉपर नहीं हो रहा है या इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, तब ये क्या करता है? प्लेक फॉर्मेशन कर देता है या क्लस्टर फॉर्मेशन कर देता है। देख रहे हैं यहाँ पे अल्टर्ड एपीपी प्रोसेसिंग। जब बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेसिंग, एपीपी की जो प्रोसेसिंग होती है अल्टर हो जाए किसी न किसी, कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो ये क्या होता है? इसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, तो एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं बीटा एमोलॉइड प्रोडक्शन। अब यही बीटा एमोलॉइड जाके एक्युमुलेट होता है, प्लेक फॉर्मेशन करता है, और फिर उसके बाद न्यूरो डिजनरेशन, न्यूरॉन्स का डेथ होगी। अल्टीमेटली जो न्यूरॉन लॉस होगा तो उससे जो भी उसमें जो भी न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्टीमेटली डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, थिंकिंग पावर, ये सब कुछ ख़त्म हो जाती है। तो एमोलॉइड प्रोटीन का फंक्शन क्या है? एमोलॉइड प्रोटीन का फंक्शन सिंपल ये है कि ये जो हमें बॉडी में, हमें ब्रेन में जो है मोस्टली जो सेंट्रलाइज होता है कहाँ पे? सिनैप्स में। और सिनैप्स को, ये सिनैप्स जो फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सिनैप्स भी फॉर्मेट होंगी, बन रही होंगी, वो भी एक तो क्या होता है? उनको फॉर्मेट, उनको रेगुलेट करता है, कितना बनना है सिनैप्स, कितनी नहीं बनना है, ये जो है इसका काम होता है एमोलॉइड प्रोटीन का। तो ये जो है हेल्प करता है कितना जो है आपकी बॉडी में सिनैप्स बनेंगी। इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी देखी गई है, और ये लिटिल बिट जो है रोल प्ले करता है आयरन एक्सपोर्ट में। आयरन जो है को एक्सपोर्ट करने में वन प्लेस टू अनदर जो है, वन ऑर्गन या वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू हेल्प करता है। डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं एमोलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन की मैकेनिज्म। तो ये सबसे पहला फिगर जो है, इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन फ्लोरेसेंट है, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है कि हमारा एपीपी एमोलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन ये नॉर्मली हमारी बॉडी में रिलीज होता ही होता है। तो और ये जो है जब लिटिल अमाउंट में होता है कोई इशू नहीं, क्योंकि वो जाके मेटाबोलाइज हो जाता है। इसको कट करते हैं दो एंजाइम। सबसे पहला है अल्फा सिक्रेटेज एंड बीटा सेक्रेटेज। ये दो एंजाइम इसको कट करते हैं। ये इस तरह का जो है, सॉरी, ये दूसरा फिगर पे आ जाते हैं। ये अल्फा सेक्रेटेज और बीटा सेक्रेटेज ने इसको ये कट कर दिया, तो ये पोर्शन जो है कट हो जाता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट कटिंग होने लगती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो जाए, बीटा सेक्रेटेज अल्फा सेक्रेटेज बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो जाए,
तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, इस फिगर से समझ सकते हैं, इसने कट कर दिया बीटा सेक्रेट अल्फा सेक्रेट, तो ये क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन कर दिया, प्लेक फॉर्मेशन कर दिया। अब यही प्लेक फॉर्मेशन, इसको हम बीटा बोलते हैं, बीटा एमिलॉइड प्लेक। अब ये क्या करेगा, जब कहीं भी बॉडी में आपका प्लेक फॉर्मेशन होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे और वहाँ पे जो भी सेल होगी वो डेथ होगी। न्यूरॉन है, ब्रेन में न्यूरॉन सेल है, तो अल्टीमेटली न्यूरॉन्स का डेथ होगा। नाउ दूसरी मैकेनिज्म है न्यूरोफिब्रिलरी हाइपोथेसिस। तो अल्जाइमर के बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि जो है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स प्रोड्यूस रहते हैं उनकी ब्रेन के, जो हमने डाइसेक्ट किया डॉक्टर्स ने, रिसर्च ने, तो पाया गया उनके ब्रेन की सेल्स में कुछ ऐसा ट्रायंगल्स टाइप के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस रहते हैं। तो देखा गया क्यों, उसमें रिसर्च हुई कि क्यों, कैसे प्रोड्यूस हुए। तो एक प्रोटीन पाया गया, टाउ प्रोटीन। ये जब टाउ प्रोटीन जो है हाइपर फॉस्फोराइल हो जाता है, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप बहुत जब ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या करता है कि टैंगल्स फॉर्मेशन कर देता है। अब बात आती है कि टाउ प्रोटीन क्या होता है, इसका रोल क्या है ब्रेन में, जब ये प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो क्यों प्रोड्यूस होता है। तो अल्टीमेटली ये हमने ये देखा गया कि टाउ प्रोटीन जो है एक्सप्रेस होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है मेनली न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में। और इसका सिंपल सा एक वर्क है कि ये जो एक्सॉन्स हैं, जो हमारा मैसेज कन्वे करते हैं, जो भी हमारा इम्पल्सेस हैं, अगर हमको कोई भी मैसेज कन्वे करना होता है या फिर ब्रेन से अदर बॉडी पार्ट में कोई भी मैसेज कन्वे होता है, तो ये एक्सॉन ही करते हैं। तो ये जो एक्सॉन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, टाउ प्रोटीन का फंक्शन ये है कि जो है ये जो है टाउ प्रोटीन हेल्प करता है एक्सॉन्स ट्रांसपोर्ट में। थर्ड हाइपोथेसिस है हमारी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। आपको पता है अगर कहीं भी बॉडी में कोई भी प्लेक फॉर्मेशन होगा या कुछ भी फॉर्मेशन हुआ, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, अल्टीमेटली वहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होगा। तो ये रिलेटेड है इसके पहले वाली मैकेनिज्म से, टाउ प्रोटीन से। तो इसमें क्या होता है, जब आपका न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स डिपॉजिट होगा कहीं भी ब्रेन में ऐसे करके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, साइटोकाइंस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी की जो भी नर्व्स होंगी आसपास की, जो है पेरीफेरी में, यहाँ पे भी टैंगल्स फॉर्म हुआ है, वहाँ की सेल्स को ये डेथ स्टार्ट कर देंगे, अल्टीमेटली न्यूरॉन्स की डेथ होगी। फिर नेक्स्ट है कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस। जो अल्जाइमर के पेशेंट में देखा गया है कि कहीं ना कहीं कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन ACH की कमी रहती है, डिप्लीशन रहता है, लेवल डिक्रीज रहता है। तो ये पाया गया कि जो एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस हो रहा है, उन सेल्स की डेथ हो जाती है। एसिटाइल कोलिन आपकी बॉडी में मेमोरी फंक्शन को मेंटेन रखता है, मेमोरी को इन्हेंस करने में हेल्पफुल रहता है। तो जब भी एसिटाइल कोलिन की डिफिशियंसी होगी बॉडी में, अल्टीमेटली आपको डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लॉस ऑफ मेमोरी जैसी प्रॉब्लम होगी। नाउ वी विल डिस्कस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर। क्या क्या साइन एंड सिम्टम है अल्जाइमर डिसीज़ में। तो सबसे पहला जो सिम्टम है मोस्ट कॉमनली वो लॉस ऑफ मेमोरी। जो पेशेंट होगा वो उसकी मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी, अचानक से वो भूल जाएगा मेरा एड्रेस क्या है, मेरा खुद का नाम भूल जाएगा, कुछ भी भूल जाएगा। फिर दूसरा है थिंकिंग, वो सोच नहीं पाता है, क्या गलत है क्या सही है वो सोच नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें न्यूरॉन्स के लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली डोपामिन और एसिटाइल कोलिन ये सभी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, तो जिसकी वजह से रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम होगी, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था पार्किंसन डिजीज़ में। डिसओरिएंटेशन टाइम एंड स्पेस, वो भूल जाएगा टाइम, कितना टाइम हो रहा है, कहाँ पे है, जगह भूल जाएगा मैं कहाँ खड़ा हूँ। पुअर जजमेंट, सोचने में प्रॉब्लम होगी। डिफ़िकल्टी इन डूइंग सिंपल टास्क, जो कपड़े पहनने में, फॉर एग्जांपल खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, मतलब डेली जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसमें प्रॉब्लम होगी, एट्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्जाइमर डिसीज़ आई थिंक, और आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं आपके, वो अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेंशन, कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल try to explain. Okay, thank you.